अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी हैं और सुबह सुबह आज इनको मैंने उठाया और हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा। पता नहीं पूरे मुल्क में अब तो इतनी बेशर्मी हो गई है इस हुकूमत की, कोई ये भी नहीं कहती कि कोई शाख आई थी उसने केबल को काट लिया था, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, 3 दिन में ठीक हो जाएगा कि नहीं। यूट्यूब ब्राउजिंग नहीं हो रही, इंटरनेट नहीं चल रहा, एक्स तो पहले का बंद है, आप सिर्फ वीपीएन पे जा सकते हैं और मुझे लगता है कि हम स्टोन एज में चले गए। बट एनीवे, मुजम्मिल सोहरवर्दी, वेलकम टू आवर शो। और आज जो मुझे इतलात मिली हैं लेट नाइट 2:30 बजे कंफर्म जो हुआ है कि आज पहले 3:30 बजे सेनेट का इजलास होगा, उसमें तरमीम पेश होगी और फिर 5 बजे पार्लियामेंट के इजलास में तरमीम पेश होगी और वो मंजूर भी हो जाएगी। आपकी क्या इतला है? जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये कोई इतला थोड़ी है, ये तो लास्ट ऑप्शन है। जितना आप लेट कर सकते थे 20 अक्टूबर तक आप ले आए। अब आपने आज नहीं करनी तो फिर आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरे ख्याल है आप आखिरी दिन तक मामलात आ गए हैं। ना इससे आगे अब हुकूमत के पास मोहलत है, ना इसके बाद मौलाना के पास मोहलत है। बात आखिरी दिन तक आ गई है। आज आखिरी दिन है। आप देखें ना, आज पास होगी, किसको नोटिफाई होगी, पार्लियामानी कमेटीज नोटिफाई होनी है, वो 21 या 22 को नोटिफाई होंगी, उनका इजलास होगा, वो फैसला आएगा 23-24। आपने चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करना है 23 या 24 को। तो मेरे ख्याल में अगर आज नहीं तो कभी नहीं वाली है सूरत हाल है। इससे लेट हो ही नहीं सकता था। दिस इज द लास्ट डे। मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने कल रात को दोबारा गोता खाया है और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी दूसरी जमातें हैं ना वो अब नको नक आ गई हैं, क्योंकि जो मुसव्विदा है फाइनली वो एग्जैक्टली हू बहू वो है जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे। इसमें हुकूमत की ख्वाहिशात नहीं है बिल्कुल भी। और कई लोग कह रहे हैं हुकूमती साइड पे कि मौलाना ब्लैकमेल कर रहे हैं। मौलाना का ख्याल है कि वो बदला उतार रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या हो रहा है? देखें, मौलाना अगर बदला भी उतार रहे हैं तो अगर तरमीम में वो वोट डाल देते हैं तो ये हुकूमत की जीत है, क्योंकि ये एक तरमीम तो होनी नहीं। सेनेट से अगर आज आप कितने बजे कहते हैं, ये 1.5 घंटे का प्रोसेस है, ये सेनेट से शाम 6 बजे तक पास हो जाए ना, 7 बजे तक, तो 10 बजे रात स्पेशल सीट्स इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा। ठीक है ना, वो भी सिर्फ सेनेट से पास होने का इंतजार कर रहे हैं। कौमी असेंबली से एक तरमीम के बाद अगली तरमीम हुकूमत अपनी मर्जी की कर सकती है, उससे अगली तरमीम हुकूमत अपनी मर्जी से कर सकती है। पहले का इशू है, मौलाना की जरूरत पहले की है। पहले के बाद तो फिर जितनी मर्जी तरमीम हर 15 दिन बाद तरमीम कर लें, अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है तो। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मौलाना को भी पता है कि पहली तरमीम में ही उनकी जरूरत है। पहली के बाद जो तरमीम होनी है जिसमें हुकूमत अपना एजेंडा पूरा कर सकती है, उसमें मौलाना है या नहीं है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जो ब्लैकमेलिंग है, जो कुछ है, वो आज के दिन तक है बस। पीटीआई के जो सेनेटर्स का नाम लिया है बैरिस्टर गौर ने कि जी वो हमारे खिलाफ वोट डाल रहे हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया है। ये कल्चर कब खत्म होगा इस मुल्क में? अब नहीं, ये कल्चर अभी तो फौरन तो खत्म नहीं हो सकता। और मतलब आप समझें कि ये पैदा भी फौज ने किया है और अब खत्म भी फौज ने करना है। मैं इसमें को फौज को बरी जिम्मा तो नहीं ठहराता, जनरल गफूर को या जनरल पाशा को या जनरल जहीरुल इस्लाम को। ये एक पॉलिसी तो नहीं है। फौज ने तसलसल से ये कीबोर्ड वॉरियर्स पैदा किए हैं। पैदा तो किए थे उस वक्त मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को गालियां देने के लिए। अब वो फौज को गालियां दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं देखूं तो इस सारी तरमीम में और सारी एक्टिविटी में मियां नवाज शरीफ जो उन्होंने बहुत पॉलिटिकल ग्राउंड लूज किया है और बिलावल भुट्टो ने बहुत ज्यादा गेन किया। आपको क्या लग रहा है? नहीं, नवाज शरीफ ने क्यों लूज किया? मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफी लूज किया। नहीं, देखिए, उनकी 2 हुकूमतें चल रही हैं, वफाकी हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट। वो उन हुकूमतों को सिक्योर रखना चाहते हैं और उनके लिए कोई मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। जाती उम्रा में सब लीडर आए उनके पास, उनके घर पे उन्होंने सबको खाना खिलाया है और वो उसके बाद निकल गए। अगर आज मौलाना वोट नहीं डालते, आप मुझे एक बताएं, तो फिर लूजर कौन है? फिर अपना पूरी जमहूरियत। नहीं, फिर बिलावल मैं आपको बता रहा हूं कि फिर आप मार्शल लॉ का रास्ता खोल देंगे। वो एक और बात है। देखिए, अगर आज की तरमीम में मौलाना वोट डालते हैं तो अगर क्रेडिट बिलावल का है, तो अगर मौलाना नहीं डालते तो डिस्क्रेडिट किसका है?
बिलावल का होगा फिर ऑब्वियसली। तो बस पॉलिटिक्स इज अ गेम। मुझे लगता है आज मौलाना शायद वोट ना डाल। मुझे लग रहा है कि वो डालेंगे। जिन्होंने कल वोट नहीं डाला वो आज क्यों डालेंगे? वो तो खुद को पीटीआई का अनडिस्प्यूटेड लीडर देख रहे हैं। उनका ख्याल है कि जो पीटीआई का सारा वोटर है जो मुजाहमत के साथ खड़ा है वो मौलाना फजलुर रहमान को अपना लीडर मान लेगा। और गंडापुर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है केपी में, असद कैसर कॉम्प्रोमाइज्ड है, बैरिस्टर गौहर कॉम्प्रोमाइज्ड है। केपी में कोई लीडर ही नहीं है जो मुजाहमत की निशानी हो। अहमद वली खान कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो वो मुजाहमत की निशानी है। तो वो जो पीटीआई जो मुजाहमती वोटर है केपी का वो मौलाना का वोटर बन जाएगा। मौलाना तो ये सोच रहे हैं कि मेरा बड़ा चांस है केपी में अपने रिवाइवल का, तो मैं अगर वोट ना डालूं तो मेरी सियासत जिंदा होगी, मरेगी नहीं। हाँ सही है ना, वो गंडापुर को हटा देंगे या मौलाना को बिठा देंगे, मौलाना सोच रही है ऐसा होगा। नहीं ना भी सोचे, वोट बैंक तो बढ़ेगा ना। वोट बैंक बढ़ेगा तो अगले इलेक्शन की भी तो तैयारी करनी है ना। नहीं बढ़ेगा। अगर अगले इलेक्शन पर पीटीआई लीडरलेस होगी, आप इमरान माइनस होगा और ये सब एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट होंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट का दुश्मन नंबर 1 मौलाना बन के निकले तो वो चल पड़ता है। नहीं, मैं आपको एक अर्ज कर दूं। एक तो अगर मौलाना ने आज दोबारा गोता खाया तो फिर आप परवेज लाई को भूल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जिनके साथ हूं मैं, ये आप लिख लें, ये भी बात लिख लें आज। और दूसरी बात जो है, वो कहते हैं हम परवेज लाई नहीं है, हमारी स्ट्रीट पावर है, सानू हाथ जी लाओगे अपना छोड़ देंगे। बड़ी स्ट्रीट पावर थी उनकी भी, उनकी हुकूमत थी 2/3 मेजोरिटी के साथ। वो हुकूमत जैसे तितर बितर हुई है वो भी पता है मैं आपको। मैं बताऊं कि जो लोग ये समझ रहे हैं, कल जब ये वफ्द मिला इमरान खान को, और मुजम्मिल आपको पता है कि मैं गलत बयानी नहीं करता, कोशिश करता हूँ गलत बयानी ना हो। इमरान खान ने कितनी बड़ी गाली दी मौलाना को, अपने बंदों को नहीं, वो बाद में दी, पहले उसने दी मौलाना को गाली इतनी बड़ी। और उस गाली के बाद उसने कहा कि इस बेशरम को समझने दो कि हम इसके साथ हैं, इसको हमने इस्तेमाल करके डंप करना है। और इस तरह से कि हमें सब 25 तारीख तक इसकी जरूरत है, 25 के बाद हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे डिले और करवाओ। तो ये एक्चुअली कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ गाली मैंने आपको नहीं बताई उसने कौन सी दी थी। ये हालात हैं पीटीआई के। देखिए, मौलाना को इमरान खान में कोई दिलचस्पी नहीं है, मौलाना को पीटीआई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मौलाना को दिलचस्पी है वोट बैंक में। वो इलेक्शन नहीं जीत पाया क्योंकि उसके नीचे से उसका वोट बैंक चला गया है। अगर वो अपना वोट बैंक छीन लेता है 10, 15, 20% पीटीआई से, तो वो समझता है कि उसकी सियासत केपी में बहाल हो जाएगी। उसके पास कैंडिडेट्स हर हल्के में मौजूद हैं, सिर्फ वो जीतने वाली पोजीशन में आ जाए, उसके पास वोट बैंक आ जाए। तो वो कोई इमरान की मोहब्बत में नहीं कर रहा, वो तो मुजाहमत की निशानी बन रहा है वोट बैंक हासिल करने के लिए। उस वोट ऑलरेडी मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास कुछ एक्सेस है। मैं देख रहा था कुछ चीजें, मौलाना के जो साहबजादे हैं उन्होंने एनएचए के अंदर 4,500 भर्तियां की हैं, उनमें अक्सरियत जो है वो गैर कानूनी भर्तियों की है। और मुझे पता चला है कि जिस तरह के वो ठेके दे रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो अनकरीब नैब की जीनत भी बनने वाली है। ये बड़ी काम ख्याली है कि आप इस तरह चलते रहेंगे और आप बच जाएंगे। लेकिन ये तो मुझे किसी पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लीडर ने बताया कि इन चंद दिनों में मौलाना ने जितने बड़े काम हुकूमत से ले लिए हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। जब भी जाते हैं वो एक लिस्ट दे देते हैं और वो अगली मुलाकात से पहले पूछते हैं वो हुए या नहीं हुए। तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि आज मौलाना वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। चले, अगर तो मौलाना वोट डालेंगे तो फिर ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। ये तरमीम की अखलाकी और सियासी साख बहुत बेहतर हो जाएगी और उसके बाद मजीद तरमीम का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि मैं नहीं समझता, मेरी चुड़ैल तो कन्विंस्ड है। रात को 2:30 बजे चुड़ैल मेरे पास की है और उसने मुझे बताया, उसने कहा अब फाइनली मौलाना वोट डालेंगे। चलिए, वो तो कल भी सब कह रहे थे। आपको मैं एक और बात बताऊं कि अब लास्ट में जो मौलाना को जिस बात पे मनाने की कोशिश हो रही है, वो चाहते हैं कि ये टेबल मौलाना खुद करे। खैर, वो तो मौलाना की अपनी ख्वाहिश होगी कि मैं टेबल करूं, क्रेडिट लूं, कुछ करूं, लेकिन वो सिंपल वोट क्यों डालेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आज ये विद मौलाना होती है तो हुकूमत की जीत है,
क्योंकि इसने अगर आगे कोर्ट्स में चैलेंज होना है तो हुकूमत कहेगी अपोजिशन ने इसको वोट डाला है, और अगर ये विदाउट मौलाना होती है तो फिर एक और बात है, फिर इसकी इखलाकी और सियासी साख पर जरूर सवाल रहेगा। चले समझे ये तरमीम हो गई, तो इसके बाद चीफ जस्टिस आपके ख्याल में कौन होंगे? देखिए, मंसूर अली शाह तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस होना हो तो फिर इस तरमीम को आज लाने की जरूरत क्या है? 25 के बाद भी लाई जा सकती है, 26 के बाद भी लाई जा सकती है। आप मंसूर अली शाह को बनने दें, उसके बाद ये तरमीम कर लें। तो अगर मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है तो फिर आज होगी ना, वरना आज करने की जरूरत क्या है? नहीं तो उनकी जगह कौन बनेगा फिर? देखिए, अगर 3 है तो यही अफरीदी है, क्योंकि मुनीब अख्तर तो किसी सूरत में चॉइस नहीं हो सकते ना। अगर मंसूर अली शाह चॉइस नहीं है तो मुनीब अख्तर कैसे हो सकते हैं? फिर तो चॉइस यही अफरीदी है। अच्छा जी, अब मैं आपको, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, मैं कह रहा हूँ याहिया अफरीदी इनकार कर देंगे। उसकी वजह ये कि मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी ने रिटायर होना है 2030 में जाके। तो अगर अभी वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, वो 3 साल के बाद फारिग हैं, उनको पता है उन्होंने हर हाल में चीफ जस्टिस बनना है, तो वो इतनी जल्दी क्यों सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट लें? जब वो इनकार कर देंगे तो उससे अगले को ले लिया जाएगा। वो आपको एक वो लतीफा पता है कि मरासी दे मुंडे ने मरासी ने पूछा कि अगर चौधरी मर गया तो कौन चौधरी बनेगा? उसने कहा उसका बेटा चौधरी बनेगा। उसने कहा वो मर गया, उसने कहा उसका भतीजा मरेगा। उसने कहा वो मर गया, उसने कहा बेटा पूरा पिंड मर जाए, तू चौधरी नहीं बन सकता। अगर तरमीम हो गई तो फिर मंसूर या फरीदी छोड़ के कोई भी इनकार कर दे, फिर मंसूर अली शाह और मुनीब तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। नाउ हैविंग सेड दैट, जो एक आर्मी की ट्रेडिशन है कि जब जनरल्स को सुपरसीड किया जाता है या कोई उनसे जूनियर जो है आर्मी चीफ बन जाता है, तो वो फौरन रिजाइन कर देते हैं दूसरे। तो ऐसी सूरत में आप सुप्रीम कोर्ट में ये रवायत पढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में 3रे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बनाया गया। सबसे पहले आपने सीनियरिटी का असूल तो लाहौर हाई कोर्ट में तोड़ा, जहां आपने आलिया नीलम को बनाया जो 3रे नंबर पे थी, और शुजात अली खान और बाकर नजफी को ऊपर 2 वाले सुपरसीड किए। और मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह मुकाफात अमल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आलिया नीलम को उन्होंने बनवाया 3रे नंबर पे। कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए कब्र खोद रहे होते हैं तो दरअसल आप अपनी कब्र खोद रहे होते हैं। जब मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन में बैठ के सीनियरिटी के असूल को पांव तले रोद रहे थे आलिया नीलम के लिए, दरअसल वो अपनी कब्र खोद रहे थे कि वो एक रवायत डाल, क्योंकि आज मैं और आप कहेंगे ना कि लाहौर हाई कोर्ट में 3रे नंबर वाला बन सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बन सकता? लेकिन वहां जो 2 सुपरसीड हुए उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। अच्छा, काजी फाइसा ने जो कल नोटिस लिया है और रजिस्ट्रार वगैरह को बुलाया है कि दूसरी वजाहत कैसे आ गई और पब्लिश भी हो गई वेबसाइट पे, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि पहली जो इंक्वायरी की थी ना, उसके बाद ही मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस मंसूर अली शाह के खिलाफ जाना चाहिए था। लेकिन जो पहली वजाहत थी उसको वो भी इलीगल जारी हुई। आपने इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी कराने के बाद आगे आप नहीं बढ़े। यहाँ तो आप उसके बाद मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस मंसूर अली शाह के खिलाफ मूव कर देते कि उसने मिसकॉन्डक्ट किया, ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट, जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है। आपने चूंकि पहली वजाहत के बाद जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस मूव नहीं किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो उन्होंने दूसरी वजाहत जारी कर दी। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर काजी फायज ईसा को वक्त मिल गया और अगर काजी फायज ईसा उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हेड करते हैं, तो वो जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट में मंसूर अली शाह को लेंगे, जैसे मज़ाहिर अली नकवी और जाजुल एहसन वगैरह का हुआ है। फिर ये जो दूसरी वजाहत है, इट्स अ फिट केस फॉर जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट। लेकिन ये उस सूरत में कि अगर मौका मिलता है काजी फायज ईसा को, उन्होंने जो कल नोटिस लिया है, सब लिया है, वो उन्होंने ग्राउंड तो तैयार की है, पहले उन्होंने इग्नोर किया मामला, मुझे लगता है, क्योंकि पहली वजाहत को उन्होंने फिर अपने डिटेल्ड जो फैसला दिया है उसमें कवर करने की कोशिश की है, उसको इनकॉर्पोरेट करके उसको जुडिशियल कवर दिया गया है। लेकिन ये दूसरी वजाहत को किस जुडिशियल ऑर्डर में कवर देगा? मुझे नहीं लगता दूसरी वजाहत को किसी जुडिशियल ऑर्डर में कवर दिया जा सकता है। तो ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का केस तो मंसूर अली शाह के खिलाफ बन सकता है। अच्छा, एक अब मैं जरा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ मुजम्मिल, और मैं इस्लामाबाद में था, अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस को मैं कवर कर रहा था, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बरमला आपको कह रहा हूँ कि ये हुकूमत वक्त की नहीं, ये पूरे पाकिस्तानी कौम की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस बखूबी शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। पहले तो पाकिस्तान में हो गई, उस बाद इख्तिताम पजीर हुई, और जब मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी बड़ी चीज़ है कि जो मैं मीडिया सेंटर में देखा है, तो यू विल नॉट बिलीव मुजम्मिल, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूँ, देयर वर ओवर 700 जर्नलिस्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम ओवरसीज।
तो इससे पाकिस्तान का तो बहुत एक इमेज बढ़ेगा और पाकिस्तान का एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। लेकिन जयशंकर आ गए पाकिस्तान। अब जयशंकर जब आए हैं पाकिस्तान, तो एक तो तासुर ये है कि जी वो आना नहीं चाहते थे लेकिन वो आ गए। लेकिन एक दूसरा तासुर ये है कि इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई चल पड़ी है और उसके साथ इंडिया और अमेरिका की जो लड़ाई चल पड़ी है, उसमें इंडिया वेस्ट से आइसोलेट होने के करीब है। तो ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड जो है उसके ओपन होने में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, गवर्नमेंट ने इस मौके को पे नवाज शरीफ को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। आप देखें, जो नवाज शरीफ के साथ इंडियन मीडिया का इंटरेक्शन रखवाया गया है और जो नवाज शरीफ ने इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्ट करके गुफ्तगू की है, और मैं देख रहा हूँ वो इंडियन मीडिया में जैसे छप रही है और जैसे अटेंशन ले रही है, वो एक यकीनन सॉफन कर रही है चीजों को, आप समझें। क्योंकि गवर्नमेंट खुद कोई बात नहीं करना चाहती थी अभी, कि जब जयशंकर ने कहा कि वो बायलैटरली कोई बात नहीं करना चाह रहे, तो गवर्नमेंट खुद तो कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहती थी कि लगेगा कि हम बहुत बैक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने एक स्टेट्समैन के तौर पे पाक इंडिया रिलेशंस को इस वक्त थोड़ा सॉफ्टन अप, नरम करने के लिए एक डिप्लोमेसी की है, जिसे हम मीडिया डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने इंडियन मीडिया को के साथ बातचीत की है और उसके मुझे लगता है पॉजिटिव नताए जाएंगे। और जहां तक बात है ट्रेड की, ट्रेड से पहले तो हाई कमीशन की वापसी होगी ना। बगैर हाई कमीशन के ट्रेड कैसे हो सकती है? पहले तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनेंगे ना, दोनों जगह सफीर होंगे, उन सफीरों के बाद ही आप कहेंगे ना कि जी कोई ट्रेड या और बात की जा सकती है। तो अभी तो ये देखें कि हाई कमीशन कैसे वापस होते हैं। क्या अगले महीने जो मोदी और शहबाज शरीफ का इंटरेक्शन हो सकता है, जो सब उसको कह रहे हैं, वो नॉब के इजलास में दोनों आमने सामने होंगे, क्या वहां कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या और कोई मौका इसके लिए देखा जाएगा? अभी तो पहले तो हाई कमीशन की वापसी की बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, आप इसको फॉलो कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को? कि तिहाड़ जेल में वो है, पिछले 7 साल से है, लेकिन हर रोज वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि अब कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हिंदुस्तानी हुकूमत बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करके कत्ल कर रही है वहां पे। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, वो तो देखिए, आपको ये जो किसी को कत्ल कराने के लिए एक अंडरवर्ल्ड की जरूरत तो होती है, और आप ये समझें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपने ऑपरेशंस के लिए अंडरवर्ल्ड की मदद लेती हैं, जिसमें किराए के कातिल हों या कोई स्ट्रिंग ऑपरेशंस हो, क्योंकि आप अपना ऑपरेटिव तो नहीं भेजते हैं ना वहाँ ये काम करने के लिए। तो अंडरवर्ल्ड की मदद लेना या अंडरवर्ल्ड के जरिए ऑपरेट करना रॉ के लिए कोई ऐसी हर इंटेलिजेंस एजेंसी ये लेती है। तो मैं समझता हूँ अगर वो उस अंडरवर्ल्ड की वहां से मदद ले रहे हैं कनाडा में के अंडरवर्ल्ड के लिए, तो वो एक और बात है। मैं इसको कोई खारिज इम्कान नहीं देखता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और रियासतें जो हैं वो दूसरे ममालिक की अंडरवर्ल्ड के जरिए अपने जो मकासद हैं वो पूरे करते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है इस आईनी तरमीम के हवाले से, लेकिन इसमें मीडिया का एक यानी कसूर है, मैं जो समझता हूँ। जिसा कौम पोलराइजेशन का शिकार है, मीडिया भी पोलराइजेशन का शिकार रहा, और मुझे बड़ी हसरत है कि मैं देखता कि कहीं पे ये एक्सप्लेन किया जाता कि तरमीम है क्या और क्यों है, वो मीडिया ने भी नहीं किया। मुबश्शिर लुकमान साहब, तरमीम सादा सी बात है। तरमीम की हुकूमत का एक ही नुक्ता अहम है, वो है चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार बदलना। आप बात समझें। बाकी जहां तक ये आईनी अदालत, बेंच या डिवीजन की बात है, अगर तो इसकी खुद मुख्तारी इंश्योर है और बेंच है या डिवीजन है या अदालत है और वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मतहत नहीं, वो भी पार्लिमानी कमीशन के जरिए आईनी बेंच डिवीजन का सरबराह लगाया जाएगा, और उसको वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना उसको हटा सकता है ना लगा सकता है। तो फिर नाम का गोरख धंधा है। आप बेंच भी अदालत ही है और अदालत भी बेंच ही है, क्योंकि असल चीज तो खुद मुख्तारी है कि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मतहत नहीं होना चाहिए, उनको लगाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये दो चीजें इंश्योर हो रही हैं, तो फिर बाकी कुछ भी हो रहा है गवर्नमेंट को उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सूद के खात्मे के लिए उनमें शिक डाल लें, आप और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को पावरफुल कर लें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटल करने के लिए और चीजें कर लें, लेकिन गवर्नमेंट के तो दो बड़े मकासद हैं, वो अगर हल हो रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छी तरह।
مزمل تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. انڈر دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.